हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि हम पिछले 5 अध्यायों में इतिहास विषय की एक श्रृंखलाबद्ध MCQ सीरीज के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हमारा छठा पार्ट या छठा अध्याय मौर्य उत्तर काल, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम आज का अपना अध्याय। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने, मौर्य काल के बाद में जो काल इतिहास में दर्ज किया गया उसे उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था, वशिष्ठ था, कुदुल कनफिकस था या विमकड़फिसस था? तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि कनिष्क जो था वह बौद्ध बन गया था। ऑप्शन है सही जवाब। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? साहित्य के क्षेत्र में हुआ, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, धर्म के क्षेत्र में हुआ, कला के क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ वह वास्तुकला का हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में जो अपना शासन शुरू किया था, शुरुआती दौर में जो उन्होंने अपना शासन व्यवस्था शुरू की वह आंध्र प्रदेश में शुरू की। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही जवाब, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? हो टी ने, ऑप्शन बी शी हुआंग टी ने, ऑप्शन सी पान यंग ने, ऑप्शन डी पेन चाओ ने? तो कनिष्क को जिस चीनी जनरल ने हराया था वह पेन चाओ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहरें चलाई थीं? कुषाण शासकों ने, शुंगों ने, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने? तो जो सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं वह कुषाण शासकों द्वारा चलाई गईं। ऑप्शन ए इसका है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, कलिंग नरेश खारदेल किस वंश से संबंधित था? तो जो कलिंग नरेश खारदेल था वह चेदी वंश से संबंधित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धृत की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग जिसने बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी वह पहले सेना में जो तैनात था, और जो सेना में तैनात था वह किस पद पर था? प्रश्न हमारा यह है कि वह गवर्नर था, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री था, ऑप्शन सी सेनापति था, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं था। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धृत की राजकीय सेना में जिस पद पर आसीन था वह सेनापति का पद था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यानी सातवाहन वंश का संस्थापक या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वशिष्ठ पुत्र श्रीपुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर सिमुक? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 9 आपके सामने, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल, मयूर शर्मन, बिंदुसार, अजातशत्रु? तो जो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक हुआ है वो खारवेल था।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण जो पतंजलि है वो किस का समकालीन था? गौतमी पुष्यतकर्णी का, पुष्यमित्र शुंग का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो जो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि था वह पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिनस द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, यमन राजा मिनांडर द्वारा। तो सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया वह शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को किसने आरंभ कराया? फायान ने, हर्ष ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है वो सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का आरंभ कराया था। ऑप्शन डी सही जवाब। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? कुषाणों ने, इंडो ग्रीकों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे या जो लोग थे वो कुषाण थे। कुषाण शासक थे। कुषाणों ने सबसे सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। सवाल नंबर 14। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो वृहदत्त की हत्या जिसने की थी वह पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसकी सेना में सेनापति के पद पर तैनात था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के। तो चरक और नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कनिष्क के दरबार में दोनों ही नागार्जुन चरक थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। यानी किसके शासनकाल में शक संवत की शुरुआत होती, जो कि हमारे भारत में शक संवत चलता है अभी भी। तो इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत हुई, जो 78 ईस्वी से शुरू होता है। यानी ईस्वी सन शुरू हो चुका था। जब 78 ईस्वी सन आता है उस तब से शक संवत का प्रारंभ होता है। और एक विक्रम संवत है जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल नंबर 17। कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न। गांधार जो शैली है ये भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन है इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। यानी कनिष्क को बौद्ध जिसने बनाया उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी रही? तो वह जिम्मेदारी अश्वघोष की थी। अश्वघोष की वजह से कि अश्वघोष ने ही उसको बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया। ऑप्शन बी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में, बर्मा में। यानी वर्तमान स्थिति के अनुसार तक्षशिला, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में था, भारत में था, पाकिस्तान में था, बर्मा में था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन सी सही जवाब। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म की चूँकि 2 शाखाएं में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म
दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कुछ लोग हीनयान के मानने वाले थे और कुछ लोग महायान संप्रदाय के मानने वाले थे। तो कनिष्क जो था वह किस संप्रदाय का अनुयायी था और उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो किस शाखा का मानने वाला था? जो कनिष्क था वह महायान शाखा का मानने वाला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, गांधार शैली का विकास था, बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार था, जैन धर्म का पुनः उदय था। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और बौद्ध धर्म में चूंकि 4 संगीतियाँ हुई थी, तो यह चौथी संगीत के बाद में कोई बौद्ध धर्म की दूसरी संगीत थी। यानी संगीत का मतलब सभा, 4 सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं जिसको शासकों द्वारा करवाया गया उस समय के, और चौथी सभा के बाद में कोई और सभा नहीं हुई। ऑप्शन इसका सही जवाब। कनिष्क ने जिस सभा का आयोजन किया वह चौथी बौद्ध संगीत है। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो उसके बाद में जिस राजवंश ने शासन स्थापित किया वह शुंग वंश था, और यह शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की सेना में सेनापति के पद पर तैनात था, और इसने वृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। तो जिस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली वह शुंग वंश था। ऑप्शन बी सही जवाब। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी, बनारस थी, पुरुषपुर थी, सारनाथ थी। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पंजाब का, पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का? पुरुषपुर जो दूसरा नाम है वो पेशावर का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, नानाघाट का अभिलेख, नासिक का अभिलेख? हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? यानी सातवाहन राज्य के कौन से राजा थे जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? सिमुक ने, हाल ने, वशिष्ठ पुत्र प्लुमावी ने, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने? तो हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? विम कडफिसस? ऑप्शन बी कनिष्क? ऑप्शन सी कडफिसस द्वितीय? ऑप्शन डी कडफिसस प्रथम? तो जिस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले सोने की मुद्राएं जारी की वह कडफिसस द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? हर्ष के? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के? ऑप्शन सी अशोक के? ऑप्शन डी कनिष्क के? तो जो चरक चिकित्सक थे वह कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक कनिष्क राज्य के या कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी? इनमें से कोई, जैसे कि आज के समय में भी हर राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होती है, प्राचीन काल में भी राज्य की एक राजकीय भाषा हुआ करती थी जो राजा महाराजा अपने अपने अनुसार निर्धारित करते थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो ना ही पाली थी ना ही संस्कृत थी बल्कि प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्राकृत भाषा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? कुषाणों का, तमिल एवं चेरों का, वाकाटकों का, शकों का? तो सबसे पहले रोम के साथ जिसने व्यापार शुरू किया वह तमिल एवं चेर लोग थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 31। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तांबे की, पोटीन से, सीसा से, स्वर्ण से?
तो सातवाहनों के समय में मुद्रा जिस चीज़ से सबसे अधिक बनाई गई वो सीसा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? जैसा कि अभी आपने ऊपर शक संवत पढ़ा जो कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, वहीं पर हमने बताया था कि अभी एक विक्रम संवत के बारे में भी हम आगे जानेंगे। और वही प्रश्न ये वापस सवाल नंबर 32 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी चूँकि शक संवत की तिथि है, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं सही हो सकता है। ऑप्शन बी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 56 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 58 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी जो है 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। ये दोनों ही तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शक संवत और विक्रम संवत दोनों ही तिथियों को आप ध्यानपूर्वक और कायदे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि विक्रम संवत हमारा जो है वो 78 साल पीछे चलता है, जबकि विक्रम संवत जो हमारा है वो 58 साल पीछे चलता है, जबकि शक संवत हमारा 78 साल आगे चलता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यानी पर्दे का ही नाम होता है यवनिका। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया, कुषाणों ने किया, शकों ने किया, पार्थेनों ने किया। तो जो यवनिका का शुभारंभ किया वो यूनानियों ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में बनाई गई, कुषाण काल में बनाई गई, मौर्य काल में बनाई गई, गुप्तोत्तर काल में बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन ने राज किया, कुषाण ने राज किया, कर्ण ने राज किया, गुप्तों ने राज किया। तो शुंग वंश के बाद जिस वंश का भारत पर राज होता है वो कण्व वंश था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो मौर्योत्तर काल में जिसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की वह डेमेट्रियस था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे सवाल नंबर 37। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कारशापड़ कहा जाता था, पल कहा जाता था, शतमान कहा जाता, निश कहा जाता। ये चारों नाम आपके सामने ये सिक्कों के ही नाम हैं, लेकिन ये चूँकि अलग अलग धातुओं से बनते थे इसीलिए अलग अलग नाम। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा इन चारों से के मिश्रण से जो सिक्के बनाए जाते हैं चारों धातुएं मिला करके उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें हम कारशापण नाम से जानते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह बहुत मात्रा में है? अब बहुत अधिक मात्रा में ऐसा कौन सा संग्रह है जहाँ कुषाणकालीन मूर्तियों को रखा गया है? ऑप्शन ए मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन डी मद्रास संग्रहालय और ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मौजूद है। अगला सवाल नंबर 39 आपके सामने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है? यानी भारत पर आक्रमण हमेशा होते रहे प्राचीन काल से लेकर के अब तक। तो प्राचीन काल में जो भारत पर आक्रमण हुए उनका एक काल क्रम दिया गया कि पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने। इसमें हम चारों ऑप्शन ना पढ़ के सीधे आपको उत्तर बताते हैं। जो काल क्रम है तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी थे, उसके बाद जिन्होंने आक्रमण किया वो शक थे और उसके बाद जिन्होंने आक्रमण किया वो कुषाण थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यूनानी, शक, कुषाण ये कालक्रम रहा है आप भारत पर आक्रमण करने वालों का। आगे बढ़ते हैं। त्रातार जिसको कहते हैं मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण की थी। अगला सवाल नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का जो कारण था वो गांधार कला थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गांधार कला की वजह से तक्षशिला प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ईरानियों ने, शकों ने, गुप्तों ने, हिंद यवनों ने। तो जो शक थे शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था।
किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मिनांडर के समय में आया, रुद्रदमन के समय में आया, गोविंदोफिरनस के समय में आया, कनिष्क के समय में आया? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गोविंदोफिरनस के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये इस अध्याय का अंतिम सवाल। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि किसने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने, यानी भारत में किस वंश के शासक ने कैसर की उपाधि ग्रहण कर ली थी? क्योंकि रोम साम्राज्य के लोग अपने शासकों को कैसर की उपाधि देते थे। तो यहाँ पे सातवाहन है, हिंदयवन है, शक है, कुषाण है। तो कैसर की उपाधि ग्रहण करने वाले वंश के शासक जो थे वो कुषाण थे। कुषाण वंश के शासकों को ने कैसर की उपाधि, सीजर की उपाधि धारण की थी। इस तरीके से आज का ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। हम आपको हर वो जानकारी देंगे, आप तक पहुंचाएंगे जो आप चाहते हैं, और जिससे आप अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकें। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।